साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। पोस्टमार्टम के इस खास एपिसोड में चीरफाड़ करने की कोशिश करेंगे कि उत्तर भारत के 3 राज्यों जिनको गोबर पट्टी भी कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी ने 1 हफ्ते के भीतर मुख्यमंत्री समेत 12 नामों की घोषणा की। दलाल मीडिया का दोहरा चरित्र देखिए। विपक्षी पार्टियां अगर इस तरीके से जातियों का समीकरण साधती तो उनको जातिवादी हिंदुओं को बांटने की साजिश करार दिया जाता, मगर चूंकि उनके आका ने एक काम किया है तो मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक, मोदी जी की चाणक्य नीति न जाने किन किन शब्दों से नवाजा जा रहा है। मगर नेशन जनमत के पोस्टमार्टम में एक बात सामने आई है कि इस जातिगत समीकरण साधने की वाहवाही में बहुत खूबसूरती से सवर्ण वर्चस्व को साधने की कोशिश की गई है। एक तथाकथित बहुजन पत्रकार कहते हैं कि बीजेपी अब ब्राह्मण बनियों की पार्टी नहीं रही। इस बात से सहमत हूं, लेकिन जब वो ये कहते हैं कि पिछड़े दलितों की पार्टी हो गई है तो असहमत हो जाता हूं, क्योंकि भले ही बड़े सातिराना तरीके से जातियों के समीकरण साधने के तौर पर दिखाया जा रहा है, लेकिन ब्राह्मण बनिया से यह पार्टी ब्राह्मण राजपूत की तरफ कन्वर्ट हो गई है। इन 3 राज्यों में प्रत्येक राज्य में एक सीएम, 2 डिप्टी सीएम, एक विधानसभा अध्यक्ष, यानी कि 12 जो पदों की घोषणा की गई है उनमें 3 ठाकुर, 3 ब्राह्मण, 1 एसटी, 2 ओबीसी, 2 एससी और 1 सिंधी। अगर आंकड़ों के लिहाज से देखें तो महज 2 जातियों ठाकुर और ब्राह्मण को 50% हिस्सा मिल गया है। अगर उसमें सिंधी समाज को शामिल कर लिया जाए तो 58.33% हिस्सा सवर्ण के खाते में, वहीं ओबीसी, एससी, एसटी तीनों को मिलाकर के 41% हिस्सा मिला है, मतलब झुंझुना। लेकिन ऐसे प्रचारित प्रसारित करने की कोशिश की जा रही है जैसे बीजेपी ने ओबीसी, एससी, एसटी के लिए खजाना खोल दिया। दरअसल जो पद दिए गए हैं वो ओबीसी, एससी, एसटी मूवमेंट की सफलता की वजह से ही है। इतना तीव्र विरोध संविधानवादियों की तरफ से हुआ, ओबीसी, एससी, एसटी के जागरूक संगठनों और लोगों की तरफ से हुआ कि अब इतनी जागरूकता आ गई है कि बिना झुंझुना दिए तो कम से कम तुम्हारे जाल में उलझने और फंसने वाले नहीं हैं। लेकिन जरा ठहरिए, इतने में ही बीजेपी के आलोचक खुश ना हो जाएं। यह भी गौर करने की बात है कि इन 12 पदों में भले ही सवर्ण वर्चस्व हावी हो, लेकिन 8 जातियों को महज 4 दिन के भीतर एडजस्ट कर लिया गया है। कैसे? छत्तीसगढ़ में सीएम बनाए गए विष्णुदेव साय आदिवासी हैं, डिप्टी सीएम बनाए गए अरुण साव ओबीसी की तेली बिरादरी से आते हैं, डिप्टी सीएम विजय शर्मा ब्राह्मण से आते हैं, विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह राजपूत बिरादरी से आते हैं। मध्य प्रदेश में सीएम बने मोहन यादव ओबीसी हैं, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा एससी हैं, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ब्राह्मण हैं, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर राजपूत हैं। और अब राजस्थान में सीएम भजनलाल शर्मा ब्राह्मण हैं, डिप्टी सीएम दिव्या कुमारी राजपूत हैं, डिप्टी सीएम प्रेमचंद्र बैरवा एससी हैं, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी सिंधी हैं। यहां इस तौर पर आलोचना तो की जा सकती है कि तीनों राज्यों में ठाकुर और ब्राह्मण को जरूर 1-1 पद दिया गया है, लेकिन इस बात की तारीफ भी करनी होगी कि 12 पदों में 8 जातियां एडजस्ट कर ली हैं। पिछड़े और दलित समाज का ठेका लिए हुए तमाम सारे राजनीतिक दलों और खास तौर पर कांग्रेस के लिए भी यह नजीर की तरह है कि जब मौका मिला तो आपके दलित पिछड़े भाषणों को नेस्तनाबूद करने के लिए मुखौटे ही सही, लेकिन सामने ले आया गया है। हालांकि एक बात बिल्कुल सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो, जब उसको पद दिया जाता है यह देखा जाता है कि पूरी तरीके से हमारी विचारधारा का गुलाम है या नहीं। इसलिए जिस भी पिछड़े दलित या आदिवासी को पद दिया जाता है, आप देखेंगे जब उसकी पहली तस्वीर सामने आएगी तो किसी मंदिर में होगी या उसका माथा रंगा हुआ जरूर नजर आ रहा होगा। लेकिन विपक्ष के नेताओं को पिछड़े दलितों का ठेका लिए हुए पार्टियों को किसने मना किया है कि आप अन्य जातियों का एडजस्टमेंट करके वहां से इसी तरह के अपनी विचारधारा के गुलाम तैयार ना करो। नेशन जनमत बार बार कहता है, जगन मोहन रेड्डी को बहुत पहले यह बात समझ में आ गई थी, इसलिए देश में पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपने साथ
5-5 डिप्टी सीएम बना करके 5 समाजों को एडजस्टमेंट दिया था। पिछड़े दलितों, खासतौर पर क्षेत्रीय पार्टियों के साथ एक दिक्कत है कि आपके यहां मुख्यमंत्री का फेस और ज्यादातर पार्टियों में राष्ट्रीय अध्यक्ष फेस सेम है, यानी कि वही है या उसी जाति का है। तो कम से कम आपको डिप्टी सीएम बनाने में या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने में इस बात का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपकी पार्टी जीतेगी तो आप सीएम बनेंगे और हारेगी तो आप ही विपक्ष के नेता भी बनेंगे। हां, जेडीयू में जरूर राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलता है, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा फिक्स है। अब इससे उबरने के लिए एक ही तरीका है, जहां आप सत्ता में हैं वहां डिप्टी सीएम के रूप में या संगठनात्मक रूप से ज्यादातर जातियों को हिस्सेदारी दें, और जहां आप सत्ता में नहीं हैं वहां विपक्ष का नेता, विधानमंडल दल का नेता या अन्य संगठनात्मक पदों पर हिस्सेदारी दें। वो भी उस तरह से नजर नहीं आती जैसी नजर आनी चाहिए। दूसरा कोई तरीका नहीं है। बिना हिस्सेदारी दिए सवाल ही नहीं है कि लोग आपकी तरफ मुड़ जाएं। यहां पर नेशनल जनमत एक बात की और तरफ ध्यान आकर्षित कराना चाहता है। जब भी बीजेपी कहीं सत्ता में आती है तो बड़े चालाकी से क्षेत्रीय पार्टियों के अंधभक्त ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हमारे नेता की कोई गलती नहीं है। फलानी जाति अंधभक्त होकर के हिंदुत्व की शरण में जाकर के राम मंदिर का घंटा पकड़ करके बीजेपी को वोट दे रही है। अगर ऐसा होता तो बीजेपी जाति समीकरण साधने की कोशिश क्यों करती? सामाजिक न्याय के तमाम सारे ठेकेदारों को मैंने देखा, इन जातियों के मुख्यमंत्री बनते ही तमाम ठेकेदारों ने उनको बधाई देना शुरू की। हालांकि कुछ लोगों ने सवाल भी उठाए, कहा कि ये सब जाति के मुखौटे हैं। लेकिन उन्हीं तथाकथित बुद्धिजीवियों से एक सवाल भी बनता है कि अगर बीजेपी को पता है कि वो राम मंदिर, हिंदुत्व, अंधविश्वास, पाखंड, सांप्रदायिकता, नफरत जैसे एजेंडों की वजह से जीत रही है, तो वो जातिगत समीकरण साधने की कोशिश क्यों करती है? उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल से लेकर के केंद्रीय मंत्रिमंडल और अब सीएम बनाने में, डिप्टी सीएम बनाने में जातिगत समीकरण क्यों साधे गए? क्योंकि बीजेपी को बहुत अच्छी तरह से पता है कि हिंदुत्व से माहौल तैयार हो सकता है, लेकिन जातिगत समीकरण साधे बिना हमें वास्तव में वोट नहीं मिलेगा। तमाम पिछड़े दलितों की पार्टियां इस विषय पर चर्चा नहीं करना चाहती, क्योंकि हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। चर्चा इस बात पर करना चाहती हैं कि फलानी जातियां हिंदुत्व की गुलाम हो गई, इसलिए बीजेपी को वोट दे देती हैं और हम नहीं जीत पा रहे हैं। ईवीएम की चर्चा कर दो तो खुश हो जाते हैं। अगर ईवीएम से बीजेपी जीत रही है, कैसे कह रहे हो कि हिंदुत्व की वजह से जीत रही है? क्या यह दोहरी मानसिकता नहीं है? तय कर लो, बीजेपी हिंदुत्व की वजह से जीत रही है, राशन की वजह से जीत रही है, जातिगत समीकरण सेट करने की वजह से जीत रही है, या ईवीएम की वजह से? ऐसा तो नहीं चलेगा कि अपने नेता के बचाव में कोई भी समीकरण फिट करके कह दो हमारे नेता की कोई गलती नहीं, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी धर्मांधों को मूर्ख बनाते चले जा रहे हैं। मेहनत करनी पड़ेगी। जाति के समीकरण यानी कि वास्तविक हिस्सेदारी न सिर्फ भाषणों में बल्कि देनी भी पड़ेगी। राहुल गांधी के लिए भी नजीर की तरह है। आपके भाषणों में तो ओबीसी आते रहे, लेकिन टिकट वितरण में वो हिस्सेदारी नदारद रही। कुल मिलाकर के आप ओबीसी के पिछड़े और दलितों को मुखौटे कहते रहिए या अपने यहां सुधार लाइए, और इसी तरीके से मुखौटे या वास्तविक हिस्सेदार डेवलप करिए। क्योंकि मैंने सामाजिक न्याय के बड़े बड़े ठेकेदारों को जाति के नाम पर फिसलते हुए देखा है। मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनते ही जहां एक तरफ लोगों ने मुखौटा बताते हुए सावधान रहने की नसीहत दी, वहीं दूसरी तरफ बड़े बड़े सामाजिक न्याय के ठेकेदार बधाई देते हुए भी दिखाई दिए। अब 2024 बेहद नजदीक है। तय आपको करना है कि एकजुट होकर के लड़ना है, बड़ा दिल दिखाना है, वास्तविक समाजों को हिस्सेदारी देनी है, या बीजेपी को गाली देते हुए उसके पिछड़े दलित नेताओं को मुखौटे बताना है और नीरज पटेल को किसी का एजेंट साबित करना है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।